नमस्कार दोस्तों। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। कल हमने मौलिक अधिकारों को समाप्त किया था और आज हम नीति निर्देशक तत्वों को स्टार्ट करेंगे। और कल हमने उनका एक बेसिक चीज़ देख ली थी कि वो कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ तक पाए जाते हैं। जैसे संविधान के भाग 4 में वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पाए जाते हैं और हमने उनकी एक परिभाषा देखी थी। ठीक है, तो हमने परिभाषा के तहत देखा था। तो ये क्या थे? ये राज्य के लिए एक निर्देश थे। क्या थे? एक निर्देश थे कि राज्य जनता के लिए या नागरिकों के लिए इन इन प्रावधानों को करेगा। ठीक है, जब भी कोई नीति बनाएगा तो इन तत्वों को वो लागू करेगा या नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान में रखेगा। तो वो बातें क्या थी? तो वो थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्या है नीति निर्देशक तत्व? तो इनको आइए चलते हैं और एक एक से देखते हैं कि क्या कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 देखते हैं कि आर्टिकल 36 क्या बोलता है। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। भाग 4 में आर्टिकल 36 के अंतर्गत क्या दिया गया है? इसमें भी एक राज्य की परिभाषा दी गई कि राज्य क्या होगा। तो भाग 4 के अनुसार और आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य क्या होगा? तो इसमें लिखा है सेम एज आर्टिकल 12, कि जो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई राज्य की, वही परिभाषा यहाँ होगी। क्या? वही परिभाषा यहाँ होगी। इसलिए आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा है वो कैसी है? जो आर्टिकल 12 में हमें दी गई थी। आर्टिकल 12 क्या है? ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों में हमने वहाँ राज्य की परिभाषा को देखा था कि राज्य की परिभाषा के क्या क्या अंग होते हैं और कौन कौन उनके अधीन आता है। उसके अधीन हमने देखा था कि संघ की सरकार आती है। ठीक है, यानी कि इसमें संसद, जितनी भी संघ के सरकार से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कार्यपालिका न्यायपालिका, यानी कि संघ की सरकार, संसद। ठीक है, दूसरा क्या था? राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकार भी राज्य के अंतर्गत आती है। और ऐसी संस्थाएं जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करती हैं। कौन सी संस्थाएं? जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो इन संस्थाओं को भी हम राज्य मानते हैं। और जैसे स्थानीय शासन हो गया, पंचायतें हो गई, तो ये भी कहाँ से आती? ये भी सब राज्य के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 36 भी यही कहता है कि सेम एज आर्टिकल 12, यानी कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 एक से हैं। अगर इनको याद रखना हो तो 36 का आंकड़ा 12 दिया 36, तो इस प्रकार से 36 में वही बात है जो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, तो ये हो गई राज्य की परिभाषा कि राज्य की परिभाषा क्या है। क्योंकि इसमें भी हर बार राज्य शब्द का प्रयोग है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो वही राज्य को समझाने के लिए कि कहीं यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए कि इसमें राज्य क्या अलग है, क्या एक समान है। तो इसीलिए आर्टिकल 12 की ही भांति आर्टिकल 36 में सेम एज लिखकर आर्टिकल 12 लिख दिया कि वही राज्य होगा जो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 12 और इससे संबंधित। अब देखेंगे कि राज्य को क्या करना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार पढ़े थे हमने, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों में हमने देखा था उनकी प्रकृति के बारे में कि वो कैसे हैं। तो राज्य के निर्देशक तत्व ये राज्य को निर्देश की तरह हैं, वो व्यक्ति को प्राप्त थे। ठीक है, यानी कि उनको देखते हैं तो वो कैसे थे? वो नकारात्मक स्वरूप था, उनका स्वरूप नकारात्मक था। और इनका कैसा? सकारात्मक, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि रोकते नहीं हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार देखेंगे तो राज्य क्या करेगा? व्यक्ति को स्वतंत्रता देगा, उस पर बाधाएं नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं।
तो आर्टिकल 37, अब आता है आर्टिकल 37। क्या आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के शासन में मूलभूत, राज्य के शासन में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के शासन में कैसे हैं? मूलभूत हैं, यानी कि बहुत ही जरूरी हैं। क्या है? मूलभूत। ठीक है, तो आर्टिकल 37 यह कहता है, और इसके आगे क्या कहता है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है। कैसे हैं? अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब क्या होगा? ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब हम आपको बता चुके थे कि इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, कि राज्य इन्हें लागू नहीं कर रहा है, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि सरकार ऐसा लागू नहीं कर रही है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो क्या है? इनके लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता और ना ही सरकार बाध्य होगी, क्योंकि ये राज्य के लिए निर्देश है। ठीक है, तो वो एक निर्देश की भांति इनको करेगी आगे। ये नहीं कि ये हमारा मौलिक नीति निर्देशक तथ्य, सरकार इसको लागू नहीं कर रही है, नहीं। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते और सरकार भी बाध्य नहीं है, सिर्फ एक निर्देश की भांति है। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये मूलभूत हैं लेकिन अपरिवर्तनीय है। जैसे मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा हूं और मैं कहता हूं कि पॉलिटी की क्लास लेना मूलभूत है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये बात कहती, लेकिन इसके आगे हम बोलते हैं कि आप क्लास लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्लास लें या ना लें, तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि क्लास मूलभूत है, यानी कि बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आप क्लास लें या ना लें, इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो एक अंतर्विरोध टाइप का है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरिवर्तनीय है और राज्य के शासन के लिए मूलभूत हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते। कैसे? कल्याणकारी राज्य की। तो नीति निर्देशक तत्व में हमें लोक कल्याणकारी राज्य की झलक देखने को मिलती है, और इसलिए आर्टिकल 37 कहता है कि ये मूलभूत हैं। कौन? डीपीएसपी, और अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय इसलिए हैं क्योंकि जिस समय ये रखे गए थे उस समय देश हमारा आज़ादी से ऊपर उठ रहा था, आज़ाद हो चुका था और विकास की प्रयास से जुड़ा था, तो संसाधन सीमित थे, और लिख देता कि उसमें कि सभी मजदूरों को मान लो एक मासिक वेतन मिलेगा सभी मजदूरों को। ठीक है, लेकिन और फिर लिख देता है ऐसा, तो क्या करता? मजदूर संगठन न्यायालय के पास जाता कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, हमको उचित मजदूरी नहीं दे रही है, हमको उचित वेतन नहीं दे रही है। तो सरकार बाध्य हो जाती ना, अगर इनको हम परिवर्तनीय बना देते। अगर हम इनको परिवर्तनीय बना देते तो सरकार क्या हो जाती है? इनको लागू करने के लिए बाध्य हो जाती, इसलिए इनको अपरिवर्तनीय बनाया गया। ठीक है, ये था आर्टिकल 37। अब अगला आर्टिकल है इसके संबंध में, आर्टिकल 38। अगला नीति निर्देशक तंत्र कौन सा है? आर्टिकल 38 यानी कि 38। इसके दो भाग हैं। ठीक है, तो 38 क्लॉज 1 और 38 क्लॉज 2। ठीक है, कि आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्या कहता है? इसको दो हिस्सों में पढ़ना है आर्टिकल 38 को। ठीक है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। एक ही क्लॉज हो गया, एक ये आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और 38 क्लॉज 2। तो ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करेगा। किस चीज को? सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगा। ठीक है। राज 38 क्लॉज 1 के तहत क्या करे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जब आपने प्रियम्बल भी पढ़ा होगा तो उसमें भी इसी प्रकार के न्याय की बात की गई थी। ठीक है। तो क्या होगा, सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक, इस प्रकार के न्याय को स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसका आर्टिकल 38(2) क्या कहता है, यह हो गया आर्टिकल 38 क्लॉज 1। अब देखते हैं कि आर्टिकल 38 यानी कि क्लॉज 2 क्या कहता है। इसका क्लॉज 2 कहता है कि आय की असमानता, क्या कहता है कि आय की असमानता को कम करना। ठीक है। आय की असमानता और प्रतिष्ठा, और क्या बोलता है ये, प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि जो प्रतिष्ठा होती है व्यक्ति उसको, और सुविधा, प्रतिष्ठा और सुविधा के साधन, यानी कि आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की समता, क्या, आवास, यानी कि इनको उपलब्ध करवाएगा, आय की असमानता को दूर करेगा, प्रतिष्ठा और अवसर में क्या करेगा, ये समानता। तो ये आर्टिकल 38 क्लॉज 2 कहती है, और इनके आय की असमानता को कम करने के लिए इनके साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है। मेनली इसका जो मोटिव है वो यही है कि आय की असमानता को दूर करना। ये नहीं कि व्यक्ति में कि एक के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, दूसरे के पास 1-2 रुपए भी नहीं है, तो इस प्रकार की असमानता को भी दूर करेगा, ये राज्य प्रयास करेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 38 में 2 कॉन्सेप्ट थे। पहला कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को स्थापित करेगा। ठीक है। इसको न्याय को स्थापित कर देगा। जब आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे अगले आर्टिकल को अगर याद करना है 38 क्लॉज 2 को, तो हम कह सकते हैं कि उसमें आय की असमानता को दूर करेगा। न्याय होगा। न्याय कब होता है, जब चीजें असमान होती हैं तो समानता लाने के लिए न्याय किया जाता है। तो इसमें क्या करेगा, आय की असमानता को दूर करेगा। प्रतिष्ठा, सामाजिक, इसमें क्या होगा, सोशल स्टेटस देखा जाता है व्यक्ति को, उसको उस समानता लाएगा। सुविधा, जो समाज के हर वर्गों को हो तो उनको भी समानता में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है। ये हो गया अपना आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब अगला आर्टिकल है 39, काफी बड़ा आर्टिकल है ये 39। ठीक है। 39 क्या कहता है, इसको भी हमें क्लॉज में पढ़ना है, और इसके 6 क्लॉज हैं। सबसे पहला है इसमें आर्टिकल 39 क्लॉज ए। याद रखना, आर्टिकल 39 ए ये एक अलग आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल, लेकिन इसको हम बोलेंगे 39 क्लॉज ए। ठीक है। तो क्लॉज वाला हिस्सा जो होता है वो मूल आर्टिकल का ही भाग होता है। जैसे ये आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या होगा, इसका ही हिस्सा होगा 39 का। तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है, ये कहता है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। किसको, स्त्री और पुरुषों को, स्त्री और पुरुषों को आजीविका के साधन, किसके साधन, आजीविका के साधन, आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। कौन, राज्य। राज्य कोशिश करेगा कि स्त्री पुरुष जो हैं उनके लिए जो आजीविका के साधन होते हैं वो उपलब्ध कराए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, एजुकेशन, और जो भी इस प्रकार की आवश्यकता है तो उनको राज्य उपलब्ध कराएगा। ठीक है। आर्टिकल 39 क्लॉज ए। फिर आता है इसका 39 क्लॉज बी।
ठीक है। अगला आर्टिकल इसमें क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों का जनहित में प्रयोग, संसाधनों का जनहित में प्रयोग, ठीक है। तो क्लॉज बी 39 का क्या कहता है कि जो भी देश में संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका जनहित में प्रयोग किया जाए। किस में किया जाए, जनहित में प्रयोग किया जाए, ना कि किसी एक वर्ग या किसी विशेष के लिए किया जाए। तो जो भी संसाधन है तो उनको जनहित में प्रयोग किया जाए। आर्टिकल 39 क्लॉज बी ये कहता है कि संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाए। अगला आर्टिकल आता है अपना 39 क्लॉज सी, ठीक है। अपन को आर्टिकल 39 को क्लॉज वाइज पढ़ना है, और अगला आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 39 क्लॉज सी। ये आर्टिकल क्या कहता है, क्लॉज सी कहता है कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो। क्या हो, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण रोकना, यानी कि विकेंद्रीकरण करना। और इसका दूसरा अर्थ निकलेगा कि जो भी आर्थिक संसाधन हैं उनका केंद्रीकरण रोकना। कि ये नहीं कि जो भूमि है वो किसी एक वर्ग के पास है, मान लो ये कंपनियां हैं वो किसी एक वर्ग के पास हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण इनका सभी के पास, यानी कि सोशलाइजेशन अगर उनको बोले, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये क्या है, ये समाजवाद की ओर थोड़ा प्रेरित कर रहा है कि समाजवाद, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इससे, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है 39 डी। क्या आता है, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल लाइन 30 जो है डी, तो वो कहता है कि स्त्री और पुरुष को, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष के लिए, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को ज़्यादा वेतन मिले या महिला को ज़्यादा वेतन मिले। अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं, समान घंटे कार्य कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। ए और बी ये दोनों कार्य करते हैं एक ऑफिस में, ठीक है। दोनों 8 घंटे काम करते हैं। अब ये ऑफिस, यानी कि ये नहीं कि इसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, और ये नहीं कि इसको 8,000 रुपये दिए जाएं। अगर दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं तो दोनों को या तो 8,000 दो या 10,000 दो। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दो या एक को कम दो। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति के कार्य के हिसाब से रखा जाए कि तुम्हारा क्या कार्य है। कार्य के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति समान कार्य कर रहा हो तो उसके लिए समान वेतन देना, ठीक है। तो ये किसका जिम्मे है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। अब अगला आर्टिकल आता है, वो है अपना 39 ई, ठीक है। आर्टिकल 39 ई क्या कहता है, ई कहता है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। क्या कहता है, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, कि सभी लोग स्वस्थ हों, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 39 क्लॉज ई। अगला आर्टिकल आता है अपना 39 क्लॉज एफ, ठीक है। कौन सा आर्टिकल आता है, 39 क्लॉज एफ। और ये कहता है कि बचपन और यौवन, कौन कौन, बचपन प्लस यौवन को शोषण से बचाना, शोषण से बचाना,
ठीक है। आर्टिकल 39 क्लॉज एफ कहता है कि बचपन और यौवन, यौवन का मतलब है कि जो महिलाएं होती हैं और जो थोड़ी सी यौवन टाइप, जिनकी एज लगभग 14 से लेके 20 25 30 तक हो, तो उनका शोषण ना हो किसी भी प्रकार से, उसको बचाने के लिए। और बचपन यानी कि जो बचपन में होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, उनका भी कोई शोषण ना हो, तो इसको सुरक्षित यानी कि उसको शोषण से बचाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये है राज्य की जिम्मेदारी, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 39 को, काफी बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 39 ये 6 वर्गों में यानी कि 6 उपखंडों में विभाजित है, यानी कि 6 सब क्लॉज में, यानी कि 6 क्लॉज में विभाजित है। क्या आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 किस में है? 6 क्लॉज में है। तो सबसे पहला आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? ये कहता है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, कि जो भी इनके आजीवन से संबंधित आजीविका के लिए आवश्यक हैं, ऐसे संसाधनों को राज्य उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जब उपलब्ध कराएगा तो 39 बी में क्या है कि जो संसाधन होंगे वो किस में होंगे? वो जनहित के प्रयोग में होंगे, ठीक है। इसमें उपलब्ध कराने की बात कर रही है। जब उपलब्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? उनका जनहित में प्रयोग होगा। तो यह हो गया आपका 39 क्लॉज बी। जब इनका जनहित में प्रयोग होगा, ठीक है, जनहित के लिए प्रयोग होगा, तो क्या होगा? संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा, क्योंकि सभी के प्रयोग में आएंगे। तो क्या होगा? संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा। आपका आर्टिकल 39 सी। ये एक पढ़ने का तरीका है कि कैसे चीजों को याद रखें, क्योंकि ये एग्जाम में मेज द कॉलम या सही जोड़ी के रूप में आते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण किस आर्टिकल में? तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 सी। लेकिन ये याद कैसे रहेगा? तो हमने बताया कि आर्टिकल 39 क्लॉज ए में क्या बोलता है कि आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाएगा। जब साधन उपलब्ध करवाएगा तो क्या होगा कि जो संसाधन है वो जनहित में प्रयोग होंगे ना, राज्य करेगा। तो ये 39 बी होगा। जब जनहित में प्रयोग होगा तो क्या होगा? उन संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है। और जब विकेंद्रीकरण होगा तो ये हो गया। अब आता 39 डी। 39 डी क्या कहता कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, कि स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, ठीक है। और नागरिकों की स्वास्थ्य की देखभाल करेगा 39 ई के तहत। और एफ में कहा है कि बचपन, आर्टिकल 39 एफ में कहा है कि बचपन और यौवन को, किसको? बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। किससे बचाना? शोषण से, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी? ये राज्य की, कि बच्चों का और इनका शोषण ना कर पाए कोई। तो ये होता है आर्टिकल 39 क्लॉज एफ, ठीक है। तो अपना ये आर्टिकल बड़ा था और इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं कि अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39 ए। अब देखो इसमें जो ए है वो क्लॉज में नहीं है, यानी कि ये आर्टिकल 39 ए एक स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में, और स्वतंत्र आर्टिकल के रूप में तो इसमें क्या है? तो इसमें बात की गई है नागरिकों के समान न्याय, ठीक है। नागरिकों को समान न्याय मिले, ठीक है। नागरिकों की समान न्याय, यानी कि न्याय की बात की गई। तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा गया कि राज्य सभी नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? सभी नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। क्या करवाएगा? कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। यानी कि न्याय। तो ये न्याय से संबंधित है। आर्टिकल 39 ए किससे संबंधित है? ये है कानूनी सहायता से,
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको 39A कहते हैं। और जो इससे पहले पढ़ा वो था आपका आर्टिकल 39 क्लॉज ए, इसको याद रखना और अंतर को समझो। ये क्लॉज में है ये, ठीक है, किस में है, क्लॉज में। और यहाँ क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, तो ये आर्टिकल स्वतंत्र है और ये 39 का एक हिस्सा है 39A। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ये निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, किसकी, निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। कौन उपलब्ध करवाएगा, ये राज्य उपलब्ध करवाएगा, ठीक है, ये राज्य का काम है। यद्यपि करवाए या न करवाए, लेकिन राज्य को ऐसा करना चाहिए, ये निर्देश की बात है, ठीक है। तो 39 क्या कहता है, ये क्या कहता है कि राज्य सभी को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। हमने 39 देखा। अब अगला आर्टिकल है, और अगला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल, दिख रहे हैं 40, कौन सा है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायतों का गठन एवं सशक्तिकरण, क्या बोलता है कि पंचायतों का गठन हो, ठीक है, पंचायतों का गठन, साथ ही उनका सशक्तिकरण, क्या हो, सशक्तिकरण हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 बोलता है अगर पंचायतों से संबंधित कोई काम किए गए, प्रावधान किए गए, तो हम कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 40 है, ठीक है। आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायतों का गठन और उनका सशक्तिकरण किया जाए। जब हम पंचायत पढ़ेंगे तो उसमें अलग से देखेंगे, ठीक है, कि पंचायत क्या होती है और उनके कार्य क्या होते हैं और उनकी विषय वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायतों का गठन हो और सशक्तिकरण हो, ठीक है, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण हो। अगला आर्टिकल आता है 41, कौन सा आता है, 41, आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 को देखते हैं कि आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 कहता है कि रोजगार का अधिकार, रोजगार, रोजगार, ठीक है। अगला क्या कहता है, बेरोजगारी, ठीक है। अगला क्या कहता है, स्वास्थ्य, ठीक है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, वृद्धा और विकलांगता। विकलांगता की जगह हमारे मोदी जी ने नया शब्द इजाद किया जिसको हम बोलते हैं दिव्यांगता, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि अब विकलांगों को दिव्यांग बोला जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है कि रोजगार का अधिकार, ठीक है, रोजगार का अधिकार, कि राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाए, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा कि सभी को रोजगार उपलब्ध करवाए। बेरोजगारी, ठीक है, राज्य करेगा कि बेरोजगारी समाप्त हो, कब होगी, जब वो रोजगार दिलाएगा, यानी कि बेरोजगारी को खत्म करेगा। लेकिन आपको पता है कि वर्तमान समय में कोरोना को देखते ही 2 साल से कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है, यानी कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। लेकिन राज्य का प्रयास रहेगा कि अब इस बढ़ी हुई बेरोजगारी को धीरे धीरे कम किया जाए, क्या किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य की योजनाएं लाएगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री चल रही है आरोग्य जो योजना है आपकी, ठीक है, आरोग्य योजना है, तो इसी के तहत चल रही है। वृद्धा पेंशन, तो किसके लिए काम हो रहा है, वृद्धा लोगों के लिए, जिस प्रकार की विकलांगों के लिए भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसी के तहत स्वास्थ्य क्या कर रही है सरकार, स्वास्थ्य में बढ़ावा दे रही है। आपकी UHID बना रही कि एक आईडी होगी, हेल्थ आईडी होगी, तो ये क्या, स्वास्थ्य के लिए राज्य प्रयास कर रही है, ठीक है। आपके जो
रोजगार मिल रहा है, मनरेगा हो गई आपकी, क्या हो गई, मनरेगा। तो मनरेगा क्या है, रोजगार देने का एक साधन है, ठीक है, बेरोजगारी कम करने का एक तरीका है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 41। अब आता है अगला आर्टिकल जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल 42। क्या बोलते हैं, 42। अब आर्टिकल 42 को देखते हैं कि आर्टिकल 42 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 42 ये अगला आर्टिकल है, और इसको देखते हैं कि 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 कहता है कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए। क्या दी जाए, सॉरी, आर्टिकल 42 कहता है कि कामगारों के लिए, सॉरी, आर्टिकल 42 कहता है कि कामगारों के लिए, कामगारों के लिए क्या हो, उचित दशाएं हो, कामगारों के लिए न्याय संगत दशाएं हो। क्या हो, न्याय संगत दशाएं हो, न्याय संगत दशाएं हो। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड क्लास। हाँ, सॉरी, वो लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो हम कहाँ थे, हाँ, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कामगारों के लिए न्याय संगत दशाएं हों, कि ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी काम करना पड़ रहा, 50 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी धूप में काम करना पड़ेगा, कि आपको धूप में ही काम करना है। तो ऐसा भी नहीं हो, वहाँ फैन लगा हो, वहाँ एसी लगी हो, यानी कि कार्य करने की उचित दशाएं हों। ठीक है, क्या हो, उचित दशाएं हों। तो एक तो बात ये कहता है, और इसी में दूसरी बात ये कहता है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता, क्या हो, प्रसूति सहायता। ठीक है, महिलाओं को प्रसूति सहायता। तो आर्टिकल 39 क्या, सॉरी 42 क्या कहता है, 42 कह रहा है कि कामगारों के लिए, जो काम करने वाले हैं, ठीक है, उनको कार्य करने के लिए न्याय संगत दशाएं हों। ये नहीं कि बहुत सर्दी पड़ रही है, ठीक है, या बहुत गर्मी पड़ रही है, कि मान लो ये 10 डिग्री टेम्परेचर है, ये 50 डिग्री है, और धूप है बहुत, तब भी आपको धूप में काम करना पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सर्दी है, आपके लिए कपड़े ही नहीं है, यह उचित दशाएं नहीं है काम करने के लिए, तो राज्य प्रयास करेगा कि उचित दशाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला कहता है इसमें कि महिलाओं को प्रसूति सहायता, यानी कि जो महिलाएं प्रसव से संबंधित, जो बच्चे को जन्म देती है, बेबी को जन्म देती है, तो उनको प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो इसीलिए तो देखा होगा आपने, एक जननी सुरक्षा एम्बुलेंस चलती है, तो वो क्या करती है, यही करती है। ठीक है, क्या, जननी सुरक्षा। ठीक है, जननी का होता है जो हमें जन्म देती है, यानी कि अपनी माँ, उसको ही हम जननी कहते हैं। ठीक है, जननी, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है, जो जन्म देती है, उसको ही हम जननी, उसकी सुरक्षा के लिए क्या चलाई गई, जननी सुरक्षा। ठीक है, तो ये क्या है, महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करवाई गई, राज्य ने कोशिश की, प्रयास किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 42। अब है आपका आर्टिकल 43। 43 आर्टिकल क्या कहता है, आपने 42 में कामगारों के लिए दशा करवा दी। अब 43 कहता है कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी देना, मजदूर, ठीक है, मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी, क्या, निर्वाह योग्य मजदूरी,
क्या करना है आपको कि जो मजदूर हैं उनको निर्वाह योग्य मजदूरी दो। ये नहीं कि आपने काम करा लिया और उसको दे दिए 50 रुपए, तो 50 रुपए में आज के हिसाब से उसका निर्वाह नहीं होगा, वो क्या करेगा। तो इसको बोलते हैं कि मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 43 के। और इसी में दूसरा कहता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना। तो क्या है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो जो कुटीर उद्योग थे उनसे लोगों की आजीविका चलती थी। इसलिए आर्टिकल 43 में कहा गया कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। अब अगला आर्टिकल आता है अपना, वो है आर्टिकल 43A। कौन सा आता है? आर्टिकल 43A एक स्वतंत्र आर्टिकल है, क्लॉज में नहीं है, एक बार फिर से, ठीक है। आर्टिकल 43A ये क्या कहता है? ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। किसमें? उद्योगों के प्रबंधन में। जो इंडस्ट्रीज होती है उनके प्रबंधन में, उनके प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ठीक है, मजदूरों की भागीदारी। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके, मजदूरों का शोषण ना हो सके। जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों का शोषण ना कर सके, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43B। ये भी एक स्वतंत्र आर्टिकल है, ठीक है, ये भी एक स्वतंत्र आर्टिकल है। और ये आर्टिकल कहता है कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना है। क्या? सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना या उन्नति करना, उनकी बढ़ावा या उन्नति के लिए प्रयास करेगा, उन्नति के लिए प्रयास करेगा। कौन? राज्य। जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो उनको बढ़ावा या उन्नति करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। और ये सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है। अगर कहे कि सबसे जो लेटेस्ट नीति निर्देशक तथ्य वो कौन सा है, तो हम आर्टिकल 43B को बोलेंगे कि ये 43B है जिसको सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा और उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा, ठीक है, उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा। और इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97th अमेंडमेंट 2011, 97th अमेंडमेंट 2011 के तहत जोड़ा गया। और इसी में हमने देखा था कि इसी संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार में एक जोड़ा गया था जिसको बोलते हैं सहकारी संस्था बनाने का अधिकार। कौन सा? सहकारी संगठन बनाने का अधिकार, 19 क्लॉज 1 क्लॉज C के तहत। एम आई राइट? अगर ऐसा है तो 90 क्लॉज 1 और क्लॉज C के तहत क्या था कि व्यक्ति सहकारी संस्थाओं को बनाना उसका मौलिक अधिकार है। सहकारी संस्थान या सहकारी संगठन बनाना व्यक्ति का क्या है? मौलिक अधिकार। तो उसी में किया गया था, 97th अमेंडमेंट में उसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। लेकिन इसी में आर्टिकल 14B जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि राज्य उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा, राज्य उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया। अब आता है अगला आर्टिकल 44। कौन सा आता है? आर्टिकल 44। ये इतनी जल्दी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, इनको आर्टिकल वाइज ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ विवाद हैं। विवाद ये है कि वो हम बाद में देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाए या इनको, या इनसे संबंधित एक दो केस होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो इनको याद करने का यही तरीका है।
ठीक है, अगर ये मौलिक अधिकार जैसे होते और विश्लेषणात्मक होते तो ये भी 3-4 दिन क्लास चलता। ठीक है, तो इसको 2 क्लास में ये हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। तो अभी आर्टिकल 44 आया है। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान सहायता, नागरिकों के लिए समान सहायता। ये समान सहायता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिक समान सहायता, कि सभी लोग जो है नागरिक वो सभी समान हो। नागरिक संहिता क्या होती है ये आगे आएगी और इसको हम एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि आर्टिकल 44 के तहत नागरिक संहिता यानी समान सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। ठीक है, ये हो गया अपना आर्टिकल 44। अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल अपना 45 है। अगला आर्टिकल कौन सा? 45। और 45 क्या कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, कितने? 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, आयु वाले बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को बाल्य अवस्था की देखभाल, यानी कि बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान देगा। ठीक है, देने का प्रयास करेगा या देगा। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 45, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अब ये 6 वर्ष से कम क्यों? तो आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन क्या बनाया गया? एक मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया मौलिक अधिकार, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों में देखा था कौन सा था? आर्टिकल 21A। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो 6 वर्ष से कम है उनके बाल अवस्था की देखभाल, जैसे आपने देखा होगा आंगनबाड़ी होती है। ठीक है, क्या होती है? आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी पर कौन जाता है? जो 6 साल से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको पढ़ाया भी जाता है और उनके बाल अवस्था को देखभाल की जाती है, उनको उचित आहार दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। ठीक है, जिससे उनका बाल्य विकास हो सके, अच्छे से विकास हो सके। तो ये राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है अपना 46। कौन सा है? आर्टिकल 46। क्या आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य दुर्बल वर्ग, ठीक है, SC, ST व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखेगा, शैक्षिक हितों को ध्यान में रखेगा, हितों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या कहता है कि ऐसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तथा अन्य दुर्बल वर्ग, जो दुर्बल वर्ग है उनके शैक्षिक हितों की ध्यान में रखेगा कि उनका शैक्षिक विकास हो। तो ये है अपना आर्टिकल 46। अब अगला आर्टिकल है हमारा 47। कौन सा आर्टिकल है? 47। इसको देख लेते हैं कि आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषक आहार देना। पहली बात क्या कहता है? पोषक आहार देना। ठीक है, पोषक आहार देना। दूसरी बात करता है ये आपके लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा, यानी कि लोक स्वास्थ्य में सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य। ठीक है, लोक स्वास्थ्य हो गया। अगली बात करता है कि ये शराब
तथा मादक पेय पदार्थों, मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाएगा, बिक्री पर रोक लगाएगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा कि जो शराब है, जो मादक पदार्थ हैं, जो मादक पेय हैं, उनकी बिक्री पर रोक लगाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 47 के तहत, आर्टिकल 47 के तहत, कि जो पोषक आहार है, लोक स्वास्थ्य, इसको बढ़ावा देगा। ठीक है, और जो शराब है, मादक पेय पदार्थ है, और इनकी बिक्री पर रोक लगाएगा। तो ये था अपना आर्टिकल 47। ठीक है, अब इसके आगे आता है अपना आर्टिकल 48। अगला कौन सा आर्टिकल है? अपना अगला आर्टिकल है 48। कौन सा है? 48। आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ये कृषि से संबंधित, कि कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा, तथा गाय यानी कि गौवध, गायवध तथा अन्य दुधारू पशुओं, अन्य दुधारू पशुओं जो दूध देने वाले होते हैं, अन्य दुधारू पशुओं की बलि को रोकेगा। यानी कि उनको जो लोग मार देते हैं उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, कृषि एवं गाय, कृषि एवं पशुपालन, इसको क्या करेगा? इसको बढ़ावा देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का सबसे अधिक श्रम बल इसी में लगा हुआ है, कृषि एवं पशुपालन में। ठीक है, सबसे ज्यादा कृषि में। लेकिन अगर जीडीपी में योगदान देखें तो सबसे कम इसी का है, लगभग 16% के आसपास है। अगर पिछले आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाएगा तो लगभग 16% के आसपास है। और जो देश का कुल श्रम बल है, लगभग 54 या 56 के अप्रॉक्स इसमें लगा हुआ है कृषि में, और योगदान कितना है? 16%। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसमें कई प्रकार की चीजें सम्मिलित हैं। वो इकोनॉमी का चैप्टर है, तो इकोनॉमी, बस में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पे कि ये बहुत बड़ा गैप है कि इतनी जनसंख्या इसमें लगी हुई है, श्रम बल इतना लगा हुआ है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान मात्र 16% है। और वहीं जब सर्विस सेक्टर देखते हैं आप तो उसका योगदान लगभग 55 से ऊपर पहुंच चुका है, 60 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर है। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा तथा गायवध, जो गाय का वध होता है तो उसको रोकने के लिए प्रयास करेगा, और अन्य दुधारू, लेकिन सबसे अधिक बल किस पे दिया? गाय पर, क्योंकि गाय को इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो गाय को नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, ना ही अन्य दुधारू पशुओं को, चाहे उसमें बकरी हो, चाहे उसमें भेड़ हो, चाहे उसमें भैंस हो, इनको भी नहीं मारना है। राज्य इनको भी बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो हो गया अपना आर्टिकल 48। अब आर्टिकल आता है 48A। ए भी एक स्वतंत्र आर्टिकल है 48। तो ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, किसका? पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है, राज्य प्रयास करेगा पर्यावरण से संबंध, इसलिए तो आपने देखा होगा कि राज्य सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, सोलर अलायंस बनाया भारत ने। ठीक है, और सोलर एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। वैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर देखा है आपने, बढ़ रहा है, ओजोन छिद्र बढ़ रहा है, तो पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, राज्य कोशिश करेगा कि वन्य जीवों का संरक्षण हो, इसलिए उनके लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन चीज़ों का विकास हो रहा है। क्योंकि अगर ये वन्य जीव खत्म हो गए, ठीक है,
अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, अगर ये वन्य जीव खत्म हो गए तो क्या होगा? एक फूड चेन नाम का कॉन्सेप्ट होता है एनवायरनमेंट में, फूड चेन, ठीक है, फूड चेन जिसको बोलते हैं हिंदी में खाद्य श्रृंखला, तो ये बाधित हो जाएगी। ठीक है, ये फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी। मान लेते हैं कि सभी सर्वाहारी हो गए, सभी सर्वाहारी हो गए तो क्या होगा? सभी लोग सब खाएंगे। और सभी शाकाहारी हो जाएं तो क्या होगा? सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएं तो क्या होगा? कि फूड चेन ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतना भोजन उपलब्ध ही नहीं है कि वो ऐसा करा सके। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि वन्य जीव संरक्षण हो और पर्यावरण का संरक्षण हो। ठीक है। अब आता है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 49। ठीक है, आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्र के लिए महत्व रखते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपके स्मारक हो सकते हैं। ठीक है, कि जो स्मारक हैं आपके, बड़ी बड़ी मोनुमेंट हैं, जैसे तुम्हारा लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो इस प्रकार के जो भी हैं तो उनकी रक्षा करना। ठीक है, वस्तुओं की, जैसे भगत सिंह की पिस्टल है तो उसको भी सुरक्षित रखना है, गांधी जी का चश्मा और चरखा है तो उसकी भी रक्षा करना। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी संरक्षण करना। ठीक है, इनका संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 49। अब आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है? कि ये कहता है कि कार्यपालिका को, किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। यानी कि न्यायपालिका का काम होता है सिर्फ न्याय देना, और कार्यपालिका कानून बनाती है, विधान मंडल कानून बनाया विधान ने, फिर कार्यपालिका उस कानून को लागू करती। तो इसको अलग रखना है इससे, ये अपना काम करे और वो अपना काम करे। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसी बात कही गई कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग होना चाहिए। अगर ये दोनों जुड़ी रहेंगी तो कहीं ना कहीं न्याय देने में हस्तक्षेप आएगा। ये हो गया। अब इसका अंतिम आर्टिकल है, वो है 51, आर्टिकल 51। इसको और देख लेते हैं। आर्टिकल 51 कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। अगर प्रश्न आता है कि विदेश से संबंधित कौन सा आर्टिकल, तो विदेश नीति कैसे संचालित होगी? वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी। आर्टिकल 51, विदेश नीति क्या होती है क्या नहीं, ये आईआर का टॉपिक है। तो यहाँ बस इतना करो कि भारत प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, कोई भी अपनी तरफ से ऐसा ना हो कि अराजकता फैल जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इसलिए भारत को हमेशा शांति प्रिय देश कहा जाता है। उसने आज तक कभी पर अपने से आक्रमण नहीं किया गया। तो उसी के चलते संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 51 डाला और शांति बनाए रखने का संदेश दिया। ठीक है, तो ये होगा अपने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको हमने आर्टिकल वाइज देखा। अब हम इनको अगली क्लास में देखेंगे कि इनका महत्व और इसकी आलोचना, और साथ ही साथ इनकी मौलिक अधिकारों से तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे हम कल देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।